नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन दोस्तों, आज 24 जनवरी सीटेट का सेकंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। हम सभी प्रश्नों को उत्तर व्याख्या सहित बताएंगे, अतः आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जिन बच्चों को नेक्स्ट में एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चन भी बताते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कल के हमारे एनालिसिस वीडियो से आज कई प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों जो आज का पेपर था वो काफ़ी ईजी पेपर था। फर्स्ट पेपर भी ईजी था और सेकंड पेपर भी ईजी था। ठीक, जो मनोवैज्ञानिक अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीटेट के, वो हैं आपके वाइगोस्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, चोमुस्की, स्टीफन क्रिसन और वेन हेले। इनसे हर शिफ्ट में प्रश्न आता ही आता है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। हमने हर वीडियो में इनके बारे में बता रखा है। ठीक है, आज दोस्तों सेकंड पेपर में वाइगोस्की के स्कैप फोल्डिंग से, ठीक है ना, स्कैप फोल्डिंग का इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, यानी पार्ड, ठीक है, यानी ढांचा का जो सिद्धांत दिया था, इससे क्वेश्चन आया है। ठीक, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है दोस्तों। और चोमुस्की का भाषा का विकास सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, इससे क्वेश्चन आया था हिंदी में। और स्टीफन क्रिसन से क्वेश्चन आया आपका मैथ में शायद आया है। और वेन हीले का देखिए मैथ में क्वेश्चन आता है ना, इन्होंने ज्योमेट्री कैसे, जो आपकी ज्योमेट्री है उसको कैसे सीखते हैं, इसके 5 चरण बताए थे, तो उससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, और एनईपी 2005 और एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से क्वेश्चन आए हैं। आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इनसे देखिए हर शिफ्ट में इनसे भी प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपका सीडीपी में जो क्वेश्चन आया है, तो आकलन से क्वेश्चन आया है। तो आकलन आपका 2 तरह का होता है, एक रचनात्मक आकलन होता है, एक योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, रचनात्मक का मतलब निर्माण भी होता है, इसको निर्माण भी कहते हैं, निर्माणात्मक। ठीक है, ये फॉर्मेटिव होता है, यानी फॉर्म क्या होता है, फॉर्म मतलब बनाना, ठीक, किसी चीज़ को। ये आकलन दोस्तों तब होता है जब अधिगम होता रहता है, अधिगम के दौरान, यानी सीखने के दौरान ये आकलन होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सीखने के लिए आकलन, यानी सीखने के दौरान होता है, इसीलिए इसको सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। योगात्मक आकलन दोस्तों ये आपका जब पूरा समाप्त हो जाता है सत्र, तो उसके बाद में जब आकलन होता है, तो ये होता है आपका, ठीक है ना, सीखने का आकलन, यानी सीखने के, ठीक है, बाद होता है, इसलिए सीखने का आकलन आपने क्या सीखा है, ठीक है, उसका आकलन होता है। अभी तक आपने क्या उपलब्धि हासिल की है, ये योगात्मक आकलन उससे संबंधित होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। स्व आकलन का मतलब होता है सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, अपना जब स्वयं का आकलन करते हैं तो वो सीखने के रूप में आकलन होता है। तो ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आकलन का मतलब होता है जब आपका सत्र चलता रहे, उसी के दौरान जो आकलन होता है। और जो मूल्यांकन दोस्तों होता है वो मतलब बच्चे की उपलब्धि से संबंधित होता है। और आकलन दोस्तों बच्चे के सुधार संबंधित होता है, कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसमें क्या सुधार किया जाए, ठीक है, उससे संबंधित होता है आकलन। आकलन का मतलब होता है जो अभी चल रहा हो, ठीक है ना, यानी बच्चे के जो सीखा है उसमें क्या गलतियां हैं, क्या सुधार किया जाए। और मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चे ने क्या सीख लिया है, ठीक है, सीखने के बाद उसकी उपलब्धियां क्या है, उसने क्या उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, उससे संबंधित होता है। तो आकलन में रचनात्मक चीज़ें आती हैं और मूल्यांकन में योगात्मक चीज़ें आती हैं। ओके दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपका समावेशी शिक्षा से अक्सर प्रश्न आता है। आपको पता है देखिए, समाजीकरण से और समावेशी से अक्सर प्रश्न आता है। तो समावेशी का मतलब होता है सबको साथ में लेकर के चलना, ठीक है, चाहे वो आपका प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे वंचित समूह का बच्चा हो, और चाहे आपका विकलांग बच्चा हो, सबको साथ में लेकर के चलते हैं। और समाजीकरण की अगर बात करें तो समाज के मूल्यों को जब अडॉप्ट कर लिया जाता है, यानी समाज में अपने आप को ढाल लें। और जैसे कि आप परिवार पहला, देखिए 2 तरह के समाजीकरण होते हैं, 2 तरह की, एक प्रथम एक द्वितीय। तो जो प्रथम समाजीकरण होता है, प्रथम दोस्तों उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो परिवार होता है। द्वितीय समाजीकरण आपका हो गया दोस्तों, आपका पाठशाला हो गई, आपके स्कूल हो गया, आपके सहपाठी जो होते हैं वो हो गए। तो इसको आपको याद रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं आपके लिंग रूढ़िवाद से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अब कभी भी, ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता नहीं अपनाई जाती है शिक्षण पद्धति में, ठीक है, यानी मतलब जो है लिंग विभेद नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, यानी लड़का लड़की को साथ में लेकर के चला जाता है, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है।
ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो विकास आपको पता होगा, विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह की मतलब जो विकास होता है। देखिए, जो वृद्धि होती है दोस्तों, वृद्धि आपकी सिर्फ शारीरिक होती है, शारीरिक। तो इसको आपको याद रखना, वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती, विकास लेकिन जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें आपका शारीरिक, ठीक है, मानसिक और जो मनो मतलब जो है विश्लेषणात्मक, यानी मतलब इस सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी ये सब चीज़ का विकास होता है, इमोशनल चीज़ों का विकास होता है, ठीक। आपके शरीर के अंदर जो इमोशंस हैं, ठीक है, मनोभाव हैं, उनका विकास होता है, लेकिन वृद्धि में चीज़ नहीं होती है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके आनुवंशिक कारक हो गए, पर्यावरणीय कारक हो गए, और आपके हो गए दोस्तों परिवार का वातावरण और परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक है। अब देखिए, आनुवंशिक कारण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके मम्मी पापा होंगे, ठीक है, उनका प्रभाव आप में पड़ता है, तो उससे विकास प्रभावित होता है। अगर पर्यावरण कारक का मतलब आपका वातावरण जैसा होगा जो दोस्तों, वैसे ही आपका विकास, ठीक है, होता है। और परिवार की अगर बात करें तो परिवार का वातावरण अगर ख़राब है तो विकास वो उसमें भी बाधा पड़ेगी, ठीक। शारीरिक विकार, जैसे कोई रोग वगैरह आपके शरीर में, तो आप सीख नहीं पाओगे। जैसे कि बच्चों में कुछ होता है कि एक डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि पठन विकार हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। तो जैसे कि मतलब जो है, इसमें देखिए क्या होता है, बच्चा सीख नहीं पाएगा ना सही से, तो विकास प्रभावित होगा ना उसका, ठीक है। ये चीज़ अभिप्रेरणा, यानी जो आपके सीखने की, आपके उत्साह है आपके अंदर का, जो आपके सीखने के लक्ष्य की ओर बढ़ने की जो एक प्रेरणा है, वो, ठीक है, वो नहीं आ पाएगी, तो आप विकास नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो अभिप्रेरणा भी आपको प्रभावित करती है, बुद्धि भी, आपकी बुद्धि भी प्रभावित करती है। ये सारी चीज़ें आपके विकास को प्रभावित करती हैं, आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। इसके बाद समझ को स्थायी कैसे बनाया गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। रचनात्मकता क्या है, हमने बता दिया, ठीक है ना। ये जो आपका दोस्तों, इसमें स्किल्स डेवलप की जाती हैं, कौशल मतलब बच्चों में पैदा किए जाते हैं, ठीक है, ओके। और जैसे कि मतलब हमने बता दिया, एक बच्चों का निर्माण किया जाता है, ठीक। ये फॉर्मेटिव जो ये कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बनाया जाता है, ठीक, ओके। आंतरिक अभिप्रेरणा, हम देखिए अभिप्रेरणा से सेकंड पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हमने जब भी एनालिसिस किया तो अभिप्रेरणा से क्वेश्चन आया है, और आंतरिक अभिप्रेरणा मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, अभिप्रेरणा जो होती है दोस्तों, ये दो तरह की होती है, एक बाह्य होती है और एक आंतरिक होती है। तो देखिए, जो आपकी आंतरिक होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप अपने से किस मतलब जो है अभिप्रेरित हो, यानी जब अपने से आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाएं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हम किसी के द्वारा, जैसे कि हमने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लिया, तो हमें मतलब एक मतलब मोटिवेशन मिल गया कि अभी हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना आ गया, कि हमें कुछ करना है। लेकिन जब हम स्वयं से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, ओके दोस्तों। यानी मतलब कोई हमें मोटिवेट ना करे, अपने स्वयं से मोटिवेशन अपने अंदर पैदा हो जाए, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है प्रकार में, यानी बच्चों की सोच वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती, मात्रा में भिन्न नहीं होती। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ये जीन पियाजे ने बताया था ये ऐसी चीज़ें। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये बात बताई थी कि बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है, मात्रा में नहीं भिन्न। प्रकार का मतलब हो गया, जैसे कि देखिए, बच्चे के सोचने का तरीका अलग होगा वयस्कों से, ठीक है। और देखिए, और मात्रा तो सेम होती है ना, यानी मतलब जितना उनके पास दिमाग उतना हमारे पास, यानी सबके पास दिमाग सेम होता है, लेकिन बस उनका सोचने का तरीका अलग होता है। डिसलेक्सिया पूछा गया था, पठन विकार दोस्तों, इनसे देखिए क्वेश्चन आता ही आता है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हमने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर के देख सकते हो। डिस्ग्राफिया होती है जो लिखन से संबंधित विकार होता है। डिसलेक्सिया आपका पठन से, और डिसकैल्कुलिया आपका मैथ से संबंधित विकार होता है, याद कर लीजिएगा। NEP 2020 से क्वेश्चन आया था, हमने बताया ही पहले शुरुआत में, ठीक है। NCF और NEP, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद दोस्तों, साइंस की अगर बात करें तो साइंस में बीजगणित और ज्योमेट्री से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों, जो क्वेश्चन आए हैं आपके साइंस और मैथ में, हाँ, मैथ में एक त्रिभुज, समचतुर्भुज और
सममिति रेखाएं पूछी गई थी शायद, और बहुलक से क्वेश्चन आया है। कोशिका से प्रश्न आया है दोस्तों, तो जीव विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, आपको पता है। तो जीव विज्ञान में कोशिका से प्रश्न आया है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे, आपको पता होगा, ठीक। और घर्षण से क्वेश्चन आया है आपका फिजिक्स में दोस्तों। घर्षण पता है ना, जैसे कि हम चलते हैं तो ये घर्षण की वजह से, जैसे मतलब कोई गाड़ी चलती है, पहिया मतलब घर्षण की वजह से, ठीक है ना, आगे बढ़ता है, ठीक। ये चीज़ें याद रही। दबाव प्रेशर से क्वेश्चन आया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। ओके दोस्तों, और रासायनिक अभिक्रियाओं से क्वेश्चन आए हैं आपके रसायन विज्ञान में दोस्तों। इसके बाद दूरी समय ग्राफ से कोई क्वेश्चन आया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार अपने उसमें, और क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमने वही बताया। जैसे फर्स्ट स्टेप में देखिए 22 मार्च, ठीक है ना, जल दिवस, कल शायद कल या परसों पूछा था, दोबारा फिर पूछ लिया। और लद्दाख से देखिए कल पूछा था, आज फिर पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिकाओं में अंतर पूछा गया है दोस्तों। तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, और जो आपकी पादप कोशिका होती है सेलुलोज की बनी होती है, इसके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आया आपका ग्रहों के गति के नियम से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो आपके कोपरनिकस ने ग्रहों का गति नियम दिया था, आपको पता होगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। धातुओं के बर्तन पर चाय पीने और मिट्टी के बर्तन पर चाय पीने संबंधित क्वेश्चन आया था। तो आपको पता होगा कि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें जो ऊष्मा होती है ज़्यादा अवशोषित होती है, तो इसमें चाय जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। धातु के बर्तन में चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन आया था आपका कि रस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन, जंग से संबंधित क्वेश्चन आया था। यानी मतलब आपको पता है ना, जो जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो दोस्तों हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया, नमी, ठीक है, नमी वाली हवा, यानी जो जब नमी होती है हवा में, जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो उस समय जो है रस्ट लग जाता है, यानी लोहे के साथ दोस्तों, ठीक है। यानी आयरन और वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है, ये जब इनके साथ प्रतिक्रिया होती है दोस्तों तो आपका रस्ट होता है, यानी मतलब तब जंग लग जाती है। यानी आयरन हो और उसके पास नमी वाली हवा हो और साथ में ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो उसके पास जंग लग जाता है। और जंग को हटाने के लिए दोस्तों आपका यशद लेपन यानी किया जाता है, जिसको गाल्वेनीकरण भी कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। ये जो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि ऑक्सीकरण जब होता है तब जिंक की परत दोस्तों ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कर लेती है और रस्ट यानी मतलब जो है आपका जो जंग लगने से रोकती है, ठीक है दोस्तों। आयरन ऑक्साइड बनाती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, आपका जो है हवा के साथ, ये इसके साथ मिल करके, वाटर के साथ मिल करके, ओके, इसके आयरन के साथ मिल करके, ये आपका वाटर और आयरन के साथ मिल करके, ठीक है, आपका आयरन ऑक्साइड बनता है जिसके तहत जंग लगती है, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार आप और देख लीजिएगा। और क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता ही है, जो पौधे आपने खाना बनाते प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। और आपका देख क्लोरोफिल जो होती है ना, क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल जो पत्ती का पूरे पौधा होता है ना, पौधे का रसोई घर कहा जाता है पत्ती को, ठीक है ना। तो पत्ती मिल करके यानी जो क्लोरोफिल मिल करके और आपका सनलाइट और CO2, ठीक, और जल, ये मतलब चीज़ें मिल करके, 3-4 चीज़ें मिल करके आपका जो है क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण विधि से दोस्तों पौधे अपना खाना बना लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके, तो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। यही वो पूछ सकता है कि जो क्लोरोफिल होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना, ये हो गया। और दोस्तों हम आपको बताएं कि जो मतलब पूरे क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम से पूछा जाता है। जाइलम कल या परसों में पूछा गया था, जाइलम फ्लोएम से, फ्लोएम। तो दोस्तों जो फ्लोएम होता है ये पूरे पौधों में, ठीक है, पौधे के पूरे भागों में खाना पहुंचाता है। और जाइलम जहाँ से जल हो गया ना, तो ये पूरे पौधे में दोस्तों जल पहुंचाता है, ठीक है, पूरे पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है जाइलम, ठीक है, ये आपको याद रखें, ये ऊतक हैं दोनों, ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद दर्पण लेंस से डेली क्वेश्चन आता है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, मोमबत्ती जलने के बाद शायद मोमबत्ती की मतलब रासायनिक और भौतिक जो मतलब परिवर्तन होता है उससे क्वेश्चन आया था। तो मोमबत्ती में दोस्तों रासायनिक और भौतिक दोनों तरह का परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके। और परावर्तन से क्वेश्चन आया था। परावर्तन का मतलब जैसे कि जब कोई किरण जा कर के वापस आ जाती है तो परावर्तन हो जाता है, जैसे टकरा करके वापस आती है तो परावर्तन होता है। जैसे हम अपने आप को मतलब जो है शीशे के सामने देख पाते हैं ना, तो इसका मतलब हम परावर्तन हो रहा है। ये परावर्तन की विधि से ही हम शीशे में अपने आप को देख पाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ये क्वेश्चन साइंस के हो गए, मैथ इसके बाद हिंदी, हाँ मैथ के भी हो गए। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों भाषा अर्जन से आया है। ठीक है, भाषा अर्जन आपको पता ही होगा, जैसे कि एक बच्चा दूसरे स्थान पर जाता है तो भाषा वहाँ की सीख लेता है। ठीक है, ये भाषा अर्जन होता है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। और पैराग्राफ प्रदूषण से आया था, और विशेषण और प्रविशेषण से क्वेश्चन आए थे। जैसे एक होता है अच्छा, एक होता बहुत अच्छा। ठीक है, तो जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो इसमें प्रविशेषण बहुत क्या हो गया, देखिए दोनों विशेषण हैं। एक अच्छा हुआ मतलब जो है सुंदर, विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, आपको पता ही होगी ये बात। तो दोस्तों जैसे सुंदर, सुंदर लड़का। ठीक है, तो देखिए सुंदर क्या है, विशेषण है ना, जो लड़के की विशेषता बतला रहा है। अगर हम कह दें बहुत सुंदर, ठीक है, तो बहुत सुंदर आपका प्रा हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, बहुत, ठीक, यानी सुंदर विशेषण और बहुत सुंदर हो जाएगा बहुत। ठीक है, आपका प्रविशेषण। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। इससे भी क्वेश्चन है, विलोम से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। पर्यायवाची से क्वेश्चन, लता की पर्यायवाची आई थी, कविता से कुछ क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसके पश्चात हाँ, एसएसटी में दोस्तों क्वेश्चन हमें कुछ मिल पाए हैं, कुछ नहीं मिल पाए हैं। कुछ कल के क्वेश्चन तो आपको हम बता दे रहे हैं। कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका मिश्रण है इसमें, और आज के भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका संघात्मक संघवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने देखिए अपने वीडियो एक बहुत बढ़िया से बना रखी है। संघात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक शासन। देखिए जो सरकार की शासन प्रणाली है, ठीक है ना, जो देखिए शासन प्रणाली होती है किसी देश की, तो उसके बारे में आपको हम अगर बताएं तो एक संघात्मक होता है, एक एकात्मक होता है। एकात्मक, संघात्मक का मतलब होता है दोस्तों जब दोहरी प्रकार की शासन प्रणाली हो। ठीक है, जैसे राज्य में भी होती है, राज्य में भी होती है। देखिए राज्य की शासन प्रणाली अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया आप संघात्मक। एकात्मक का मतलब होता है जब सारी शक्तियाँ सिर्फ केंद्र में निहित हों। ठीक है, और संघात्मक में शक्तियाँ का बंटवारा होता है, मतलब शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्य में दोनों जगह निहित होती हैं। एकात्मक में दोस्तों सिर्फ शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें। और इसके पश्चात दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका संसदात्मक। संसदात्मक ये भी शासन प्रणालियाँ ही हैं। और अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक दोस्तों संसदात्मक का मतलब होता है कि जब नाम मात्र के कार्य, यानी जो इसमें कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है उन दोनों का संबंध होता है। ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का संबंध होता है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, दो तरह की कार्यपालिका होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। इसमें क्या होती है, जो भारत में शासन व्यवस्था ना जो आपकी ब्रिटेन से ली गई थी, ये संसदात्मक है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, ये कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है इनका बंटवारा अलग अलग होता है, इनका संबंध नहीं होता है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे वहाँ का अमेरिका में जो राष्ट्रपति है दोस्तों, आपकी यही शासन प्रणाली वहाँ प्रचलित है। ठीक है, अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति, वो देखिए एक मतलब कार्यपालिका होती है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन संसदात्मक में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद दोस्तों आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, ओके। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया तो एक से ज़्यादा सरकार दोस्तों आपकी संघात्मक सरकार में होती है, आपको पता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, जैसे देखिए केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार अलग होती है। ठीक, अत्याचार निवारण अधिनियम आपको पता ही होगा दोस्तों, जो आपका ST एक्ट बना था। ठीक है, ये जो SC एक्ट बना था ना दोस्तों, तो आपका ये 1989 में बना था। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। दलित ये संबंधित था, आदिवासी और दलित से संबंधित था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, तो आपकी न्यायपालिका है, आपको पता ही होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 दोस्तों महिलाओं का पारिवारिक हिस्सेदारी में अधिकार को बताता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस थाना प्रभारी से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका
SHO होता है, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, ये आपको याद कर लीजिएगा। और संसद के बारे में अगर आपको बताएं, संसद को भी आप याद कर लीजिएगा। इसके 3 मतलब भाग होते हैं ना, 3 संसद जो होती है आपकी, एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, 3 मतलब जो है अंगों से मिलकर के संसद बनती है। राष्ट्रपति भी शामिल है इसमें। दोस्तों जो लोकसभा होती है इसका 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, राज्यसभा इसका 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है। ये एक स्थायी सदन है, ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसको कभी मतलब जो है भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, ठीक है। इसके पश्चात जो लोकतंत्र से क्वेश्चन आया था दोस्तों, ओके दोस्तों, लोकतंत्र से क्वेश्चन आया था। तो लोकतंत्र आपको पता है जनता का जनता के लिए शासन होता है, अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी, तो इससे क्वेश्चन आया था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दें भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका दोस्तों ये आप स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहाँ प्रचलित है, जनमत जहाँ पर होता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष और भारत में दोनों तरह का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। जैसे कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो इसका राज्यसभा का चुनाव होता है दोस्तों ना, जो विधान सभाओं द्वारा होता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये सारी चीज़ें, ओके। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था लोहे की उपलब्धता से संबंधित क्वेश्चन। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों आपका अंतरंजी खेड़ा, नोह, भरतपुर, ये जोधपुर जो आपका दोस्तों ये राजस्थान में जोधपुर में भी हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें चित्रित धूसर मदभांड जब बनने लगे थे तभी इसका प्रयोग होने लगा था। ऋग्वेद की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आयस, ऋग्वेद में लोहे को आयस कहा गया, आयस कहा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम लोहे का जो प्रयोग होता है दोस्तों आपका अंतरंजी खेड़ा में होता है, ये यहाँ से मतलब इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये मतलब इसमें विवादित है क्वेश्चन, यानी कोई कहता है कि और जगह से भी मिलते हैं, लेकिन जो प्रमाणित साक्ष्य ज़्यादातर लोग जो मानते हैं आपका अंतरंजी खेड़ा है, ठीक है। संगम वंश से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों, साहित्य से क्वेश्चन आया था शायद, संगम साहित्य से। वेदों की रचना और महापाषाण काल, इनाम गांव, चरक, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेदों की रचना दोस्तों आपको वैदिक काल में हुआ, ऋग वैदिक काल में हुआ था, आपको पता है। जो वैदिक काल था ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक काल है ग्रामीण सभ्यता थी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका वैदिक काल था 2 भागों में डिवाइड था, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल था दोस्तों, ठीक है ना, उसमें वेदों की रचना होती है। महापाषाण काल ये उस समय का टाइम है दोस्तों जब नवपाषाण काल के बाद दोस्तों ये महापाषाण काल आता है। इस समय क्या होता है कि पत्थर के बड़े बड़े जो है दोस्तों आपके कब्र मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको महापाषाण काल है। यानी इसी समय दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति होती है विकसित होती है, यानी दक्षिण भारत में महापाषाण काल निर्मित होते हैं, ठीक है। जैसे मस्की हो गया, गुर्जरा हो गया, आपका कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं। और इनाम गांव दोस्तों आपको पता होगा ये आपका जोरवे संस्कृति थी ना, जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी उससे संबंधित है ये, ठीक है। और चरक तो आपको पता है ना कि चरक आपके ये जो कुषाण वंश था ना, कुषाण वंश कुछ कनिष्क शासक थे, कुषाण वंश के जो एक महान शासक थे कनिष्क, जिन्होंने शक संवत चलाया था। 78 ईस्वी में बैठे थे गद्दी पर। ये कनिष्क कब बैठे थे? 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, और तभी इन्होंने शक संवत चलाया था, शक संवत, ठीक है ना। और चरक एक दोस्तों ये आपके उससे संबंधित थे वैद्य, ठीक है ना, ये वैद्याचार थे दोस्तों, ठीक है ना, ये आप याद रख लीजिएगा। तो ये आपके ये कनिष्क के शासन काल में चरक थे उस टाइम, ओके। तो आपको अगर इसका क्रम पूछा गया था तो ये आपका देखिए दोस्तों पहले पाषाण, ये महापाषाण काल आ जाएगा क्योंकि नवपाषाण काल की बात है यहाँ पर। पाषाण काल देखिए शुरुआत होती है, इसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल आता है, तो आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, कल पूछा गया था दोस्तों, वैदिक काल से भी कल पूछा गया था। राज्यसभा की मतलब जो है कैसे चुने जाते हैं उसके सदस्य, तो उससे भी क्वेश्चन कल पूछा गया था, ठीक है।
तो आप इनको याद कर लीजिएगा एक बार, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बता दिया था। नवीनीकरण संसाधन, आज क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो नवीनीकरण संसाधन दोस्तों आपके जैसे जल हो गया जिनका दोबारा उपयोग किया जाए, सूर्य हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, ये सब नवीनीकरण संसाधन है। ओके, जैसे पवन चक्कियाँ हो गई। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, ये 20 जुलाई और ठीक है 1905 में ठीक है बंगाल का विभाजन होता है। ओके, इससे क्वेश्चन आया है। और कर्जन के बारे में अगर आपको बताएं तो ये सबसे अलोकप्रिय, ठीक है ना, मतलब जो है वायसराय थे। अब उस समय जो देखिए बहुत सारे वायसराय होते, तो कर्जन सबसे अलोकप्रिय थे, क्योंकि मतलब इन्होंने बहुत गलत काम किए थे। ओके, और जो स्थानीय स्वशासन का जनक जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने जो सबसे अच्छे यानी सबसे लोकप्रिय थे, जिनका नाम था रिपन। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन का 19 नियमित जनगणना दोस्तों रिपन के समय में 1881 में शुरू होती है। मेयो के समय से स्टार्ट होती है लेकिन अनियमित रहती है। ठीक है, और 1872 से स्टार्ट होती है लेकिन नियमित 10 वर्षीय जनगणना आपका रिपन के समय ही शुरू होती है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। हाँ, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों आपके सूर्य तप से क्वेश्चन आए हैं, जिसे आपतन भी कहा जाता है, इंसोलेशन भी कहा जाता है। यानी जो लघु तरंगे होती हैं दोस्तों, जो आपकी पृथ्वी में आती हैं लघु तरंगे के रूप में, सूर्य की किरण जब पृथ्वी में आती है, जिसे विकिरण भी कहा जाता है दोस्तों, उसको सूर्य तप कहा जाता है। यानी सूर्य का तप जब पृथ्वी पर आता है उसको सूर्य का तप कहा जाता है। और जब दोस्तों वापस जाता है ना दीर्घ तरंग के रूप में, और इनके बीच के जो मतलब वो होता है उसको एल्बिडो कहा जाता है। यानी जो आया ऊपर से और जो वापस गया, ठीक है, इसको दोनों को अल्बिडो कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यानी टोटल सूर्य ताप को दोस्तों अल्बिडो कहा जाता है। बंगाल की उत्पत्ति बंगाली शब्द, इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई, ऐसा क्वेश्चन आया था। मूल अधिकार से देखिए क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आया था कि दूसरे स्टेट पर जाकर के आप जब मतलब जाना घूमना फिरने संबंधित क्वेश्चन आया था। तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता होगा ना, अनुच्छेद 19, ठीक है, 19 और 22 से स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 और 22 तक। ठीक है, तो देखिए आपके जो मौलिक अधिकार थे ये भाग 4 में हैं दोस्तों, सॉरी एक मिनट, जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 के काम में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और जो आपके मौलिक अधिकार हैं दोस्तों भाग 3 में हैं। ठीक है, टोटल भारतीय संविधान में भाग हैं आपके 22। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार हैं, और ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी समय टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। ठीक है ना, तो आपके 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है, और इस समय संपत्ति के अधिकार को 300 में, ठीक है, अनुच्छेद 300 में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। ठीक है, जैसे मतलब घूमने का अधिकार, ठीक है ना, कहीं पर आप जाकर के भारत में घूम सकते हो। ठीक है, जीविका उपार्जन का अधिकार, यानी मतलब इसमें 6 प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया था। इसके पश्चात जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, देशांतर अक्षांश हम डेली बताते हैं। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अवसादी चट्टान से कल हमने चट्टान के बारे में बताया, आप कल का वीडियो देख सकते हो जा करके, जिसमें आपका पेट्रोलियम होता है, जीवाश्म होता है। ठीक है ना, चट्टानें 3 प्रकार की होती है, एक अग्नेय होती हैं, अग्नेय, ठीक है, एक अवसादी होती हैं, जो अग्नेय की जो परतें जमा होती जाती हैं अवसादी चट्टानें बनती हैं। एक कयांत्रिक चट्टानें होती, दोनों के ताप दाब से दोस्तों कयांत्रिक चट्टानें बनती हैं। ठीक है ना, चूना पत्थर हो गया, तो आपका ये अवसादी चट्टान हो गई, जिसमें आपका पेट्रोलियम जीवाश्म पाया जाता है। और चूना पत्थर जाकर के जब बाद में संगमरमर बन जाता है दोस्तों, संगमरमर, तो आपका ये कयांत्रिक चट्टान हो जाती है। ग्रेनाइट आपका ये आपका उसमें हो जाएगा अग्नेय चट्टान। ठीक है,
इसके बाद गुलामगिरी के लेखक पूछे गए हैं। तो गुलामगिरी आपको पता है, जो तीबा फूले थे, जाति व्यवस्था का विरोध किया था इन्होंने 1800, ठीक है ना, 73 में इनसे प्रश्न पूछा गया था। आपको बता दें, हमेशा समाज सुधारक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कल पूछा गया था ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता होगा कि इन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आपने रनौडे और ये आपके आत्माराम पांडुरंग 2 लोगों ने किया था। तो 1867 में प्रार्थना समाज, और ब्रह्म समाज दोस्तों 1828 में, और आर्य समाज 1875 में, और एक रामकृष्ण मिशन है आपका 1897 में। ये विवेकानंद स्वामी ने इसकी स्थापना की थी। तो अब ये सब याद कर लीजिए, इनसे डेली क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। महाद्वीप का क्रम आया था। तो पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा है आपका एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद फिर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये क्रम आया था। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आपका देखिए जो अफ्रीका, ठीक है, महाद्वीप दोस्तों, इससे तीनों जो आपकी मकर रेखा है, कर्क रेखा है, और जो भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं। ऐसा शायद क्वेश्चन बनता है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ, इसके बाद दोस्तों जो आपका क्वेश्चन आया है उष्णकटिबंधीय घास से, कल देखिए वनों से क्वेश्चन आया था, आज उष्णकटिबंधीय घासों से। तो जो आपकी घास होती है दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक उष्णकटिबंधीय होती हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय होती हैं। तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, जो आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है आपके डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में है, पुस्ताज है, ये हंगरी में है, ठीक है। पंपास है दोस्तों साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे हो गया। और प्रेरीज दोस्तों, ये शीतोष्ण की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका में है, यानी अमेरिका समझ सकते हो, यूएसए में ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इसके बाद कैंटरबरी है दोस्तों, ये आपका न्यूजीलैंड में है। स्टेपीज है दोस्तों आपका, ये यूरोप, उत्तरी एशिया कह सकते हो, 2 जगह पर फैला है। और बेल्ट है दोस्तों आपका, ये दक्षिण अफ्रीका में। ये जितने हम आपको बताए ये शीतोष्ण घास के मैदान है, इनसे क्वेश्चन अक्सर आता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन मतलब सेकंड है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं आपके पूर्वी अफ्रीका, सवाना बहुत फेमस है, ठीक है, सवाना के रूप में ये जाना भी जाता है, ठीक। ब्राज़ील हो गया आपके कंपोस्ट कहा जाता है। जो लानोज दोस्तों हैं आपके वेनेजुएला में है। और जो सिल्वास है दोस्तों आपके दक्षिण अमेरिका में है। और पार्कलैंड है दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में। इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पश्चात दोस्तों को आपकी जलधाराओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जलधाराओं से। तो जलधाराओं की हम आपको ट्रिक बता देते हैं जो आपका, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। अब एक ग्रीन फाकले, ठीक है, अब एक ग्रीन फाकले, आप इसको याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि आ से हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका की जलधारा, अब बे से हो जाएगा वेनेजुएला की जलधारा, और ग्रीन से हो जाएगा ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। और फ्राक से हो जाएगा दोस्तों फाकलैंड की जलधारा, फाकले से। और का से हो जाएगा कनेरी की जलधारा। और आपका ला से हो जाएगा, ले से, फाकले ले होता ना, ले, तो दोस्तों ले से हो जाएगा लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ। इसके बाद दोस्तों जो गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं इसकी ट्रिक दोस्तों। ये होता है आपका गिन्नी फॉलोइंग ब्राज़ील, गिन्नी फॉलोइंग ब्राज़ील। गिन्नी से गिन्नी की जलधारा हो गई। अब फ्लो से फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा। इसके पश्चात दोस्तों को आपके इरमिंजर, ठीक है, ई से हो गया इरमिंजर की जलधारा। और गा से हो गया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम बहुत पूछी जाती है, गर्म जलधारा है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रा से दोस्तों हो गया, ठीक है, ब्राज़ील से हो गया ब्राज़ील की जलधारा, ठीक है ना, ठीक है। और इसके पश्चात दोस्तों आप आगे बताते हैं आपकी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, जो उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशांत महासागर के दोस्तों ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम अकेले क्यों हैं, ठीक है, ये है। तो हम से हो गए हमबोल्ट की जलधारा, ठीक। और इसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है,
आ से हो गए अंटार्कटिका, और केले से अकेले है ना, अकेले, ठीक है, आ और केले अलग हो गए तो कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यू से हो गए क्यूराइल की जलधारा, ठीक है। इसके पश्चात आपकी आएंगे गर्म जलधाराएं दोस्तों। तो गर्म जलधाराएं आपकी दोस्तों हैं ए अला सुसीम क्यों रो रहा, ठीक है, ए अला सुसीम क्यों रो रहा। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, दिखा रहे हैं हम आपको। ए से हो जाएगा दोस्तों एलिनीनो की जलधारा, अला से हो जाएगा अलास्का की जलधारा, सुसीम से हो जाएगा सुसीमा की जलधारा, और क्यूरो से हो जाएगा क्यूरेशिया की जलधारा, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा एक बार। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, जो जलधाराओं का जो क्रम होता है दोस्तों, कि कैसे प्रवाह होता है, तो हमेशा याद रख लीजिए। जैसे कि आपका ये पृथ्वी है, ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी बीच से गई है भूमध्य रेखा है, आपको पता ही है, बीच से भूमध्य रेखा गई है, ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होती है। और यहाँ पर हमेशा सूर्य की किरणें बराबर चमकती हैं, ठीक है, सीधी चमकती हैं, इसीलिए रात दिन बराबर होता है यहाँ पर। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो गर्म जलधाराएँ होती हैं ये हमेशा जो है, जो आपका भूमध्य रेखा से, ठीक है ना, ध्रुवों की ओर चलेंगी, ठीक है। और जो आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, क्योंकि पानी ध्रुवों पर ठंडा होता है, तो आपकी हमेशा ये ध्रुवों से, ठीक है, किधर चलेंगी, भूमध्य रेखा की तरफ, ठंडी मतलब ध्रुवों से, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे। ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के एनालिसिस के साथ हम मिलते हैं।